हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। जो हमारा चैप्टर है भाषा अध्यापन के सिद्धांत। और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो विगत वर्षों में सीटेट में बार बार पूछे जा रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कक्षा 4 की एक शिक्षार्थी एक पठन सामग्री पढ़ लेती है और उस पर आधारित कार्य भी कर लेती है। यह सब अपनी माँ की मदद से कर पाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार उसकी माँ उसके कार्य में क्या कर रही है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो उसकी माँ है उसके कार्य में बच्चे की क्या कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सहारा दे रही है। क्या कर रही है? सहारा दे रही है, क्योंकि वह सारे कार्य जो है अपनी माँ की मदद से कर पा रही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे किसी भी भाषा में जो भी सुनते हैं वह उनकी शब्द संपदा को प्रभावित कर सकता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आधारित है, बच्चे वही सीखते हैं जो वे सबसे अधिक सुनते हैं। बच्चे वही चीज़ें सीखते हैं जो क्या करते हैं, वो सबसे ज़्यादा अधिक सुनते हैं। किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि में। प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, प्रत्यक्ष विधि का अर्थ होता है वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप में दिखाना। इस विधि को सुगम पद्धति अथवा निर्वाध विधि या प्राकृतिक विधि के रूप में जाना जाता है। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस में 1901 ईस्वी में अंग्रेजी के लिए किया गया था। इस विधि में 3 मुख्य बातों का ध्यान रखा जाता है। इसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है, मौखिक कार्य को प्रधानता दी जानी चाहिए, वस्तु और शब्द के मध्य सीधा संबंध स्थापित कर पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट जो है प्रत्यक्ष विधि के बारे में आप लोग एक कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर ऐसे याद रहे आपको तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेसन के नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का वर्णन करता है? जो क्रेसन का नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस है उसका इनमें से कौन सा ऑप्शन सही वर्णन करता है? भाषाओं के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषाओं के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कब सर्वाधिक रूप से भाषा अर्जित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नकल करके, संकेत एवं सहारा देने पर, आकार के अनुसार। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, पियाजे द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि बच्चे के माध्यम से भाषा सीखते हैं। तो पियाजे के द्वारा यह बताया गया था कि बच्चे जो होते हैं वो भाषा सीखते हैं आत्मसातीकरण तथा समायोजन के माध्यम से। आत्मसातीकरण तथा समायोजन के माध्यम से।
निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है? तो यहाँ पर जो बताया गया है निकटस्थ विकास का क्षेत्र, निकटस्थ विकास का क्षेत्र जो है यह वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित है। अब जान लेते हैं हम लोग ये निकटस्थ विकास का क्षेत्र होता क्या है। अब देखो, जैसे कि कोई बच्चा है, उसे सीटेट पास करना है और जनरल कैटेगरी का तो उसको 90 नंबर लाना है, लेकिन वो 80 नंबर खुद से ला पा रहा है। और उसके बाद क्या किया, उसने सोचा कि भाई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, खुद से हम ना कर पाएंगे काम। तो वह कोचिंग ज्वाइन करता है और 120 नंबर लेके आता है। अब जब वो किसी की सहायता से 120 नंबर ला रहा है और खुद से ला रहा था 80 नंबर, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस हुआ, तो इसको ही कहते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण का कौन सा तरीका सीखने के प्रतिफल पर केंद्रित है? तो सीखने के प्रतिफल पर जो केंद्रित तरीका है वह है दक्षता आधारित भाषा शिक्षण, दक्षता आधारित भाषा शिक्षण। अब देखो, यहाँ पे बताया गया है दक्षता आधारित भाषा शिक्षण सीखने के प्रतिफल पर केंद्रित होता है। सीखने के प्रतिफल विभिन्न साझेदारों की जिम्मेदारी तथा उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करते हुए दिशा निर्देश दे सकता है, ताकि विभिन्न पाठचर्या क्षेत्र से अपेक्षाओं की पूर्ति हो सके। इसमें शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता के रूप में होती है। और कई बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है बच्चे के विकास करने में, तो इसका आंसर हो जाएगा सुगमकर्ता की भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को उन्हें क्या पसंद है तथा क्या नापसंद है पर समूह में चर्चा करने तथा बाद में उन्हें कुछ वाक्यों में लिखने के लिए कहती है। विद्यार्थियों ने अपने विचारों को लिखा, एक रूपरेखा बनाई तथा एक अनुच्छेद लिखा। लिखने के इस उपागम को आप क्या कहेंगे? लिखने के इस उपागम को कहा जाएगा लिखने का प्रक्रिया उपागम, लिखने का प्रक्रिया उप। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का यह विश्वास है, सीखना सामाजिक निर्मित है। सीखना क्या है? समाज के द्वारा सीखा जाता है। सीखना सामाजिक निर्मित है। और कई बार यही क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चे जो है रचनावाद में कैसे सीखते हैं, तो बच्चे अपने ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षिका कक्षा 5 में अच्छा, सुंदर, बुरा, रंगीन, बूढ़ा, युवा आदि शब्दों वाले बहुत से वाक्य देती है, और जब शिक्षार्थी इन शब्दों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वह विशेषता बताने वाले शब्द का नाम देती है, बाद में वह उन्हें और अधिक शब्द देती है तथा उनमें इन विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रयोग करने के लिए कहती है। अंत में शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करती है तथा कहती है कि ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। यह रणनीति क्या कहलाती है? यह रणनीति कहलाती है सचेतना में वृद्धि। इसे क्या कहेंगे? सचेतना में वृद्धि कहेंगे। अब देखो, यहाँ पे बताया गया है सचेतना में वृद्धि। सचेतना की 3 विशेषताएं होती हैं, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। चेतना वह तत्व है जिसमें ज्ञान, भाव और व्यक्ति की क्रियाशीलता की अनुभूति होती है। यह शिक्षिका व्याकरण में
विश्लेषण के माध्यम से शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करती है और ज्ञान भाव और क्रिया के प्रयोग से सचेतन में वृद्धि मतलब सोचने समझने में बच्चों की वृद्धि करती है। तो ये सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी पद्धति विद्यार्थियों में शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति है। तो विद्यार्थियों में जो शब्द भंडार विकसित करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वह होता है दिए गए संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना। दिए गए संदर्भ में नए शब्दों का अनुमान लगाना। एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों से कहता या फिर कहती है कि वे इस पाठ के अंत को अपने अनुसार पूर्ण करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? इसका आंसर हो जाएगा अनुभव आधारित गतिविधि, क्योंकि जो शिक्षक है बच्चों से कहता है कि मतलब अपने अनुसार, तो बच्चे जो है अपने अनुभव के अनुसार पढ़ेंगे, उस अनुसार पढ़ेंगे वो चीज़ जो बोली गई शिक्षक के द्वारा। तो किस प्रकार की गतिविधि हो जाएगी? यह हो जाएगी अनुभव आधारित गतिविधि। अनुभव आधारित गतिविधि। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजी भाषा के शिक्षण विधि के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़िए। यह शिक्षण पद्धति सर्वप्रथम जर्मनी में प्रारंभ की गई। अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए पूरे यूरोप में यह व्यापक रूप में अपनाई गई। शिक्षण की इकाई शब्द है न कि वाक्य। विषय सामग्री मानक प्रारूप में विभाजित की जाती है। यह औपचारिक से क्रियात्मक चरणों की ओर जाती है। वाक्य रचना व्याख्या करने में वाक्य रचना का सर्वोत्तम उपयोग करती है। अब ऑप्शन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इन विशेषताओं को दर्शाती है? तो ये सारी विशेषताएं जो होती हैं यह होती हैं व्याकरण सम्मत अनुवाद पद्धति में। व्याकरण सम्मत अनुवाद पद्धति में। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, अंग्रेजी भाषा शिक्षण विधि के संबंध में व्याकरण सम्मत अनुवाद पद्धति प्रश्नगत विशेषताओं को दर्शाती है। मातृभाषा के प्रयोग से विदेशी भाषा में शब्दों और वाक्यों की आसान, लक्ष्य भाषा के शब्दों और वाक्यों के अर्थ समझने को आसान बनाया जाता है। भाषा सीखने की यह विधि अभिगम्यता सुनिश्चित करती है। जब विद्यार्थी इस पद्धति का उपयोग करके कोई भाषा सीखना शुरू करता है तो एक परिचित स्तर पर मातृभाषा के प्रयोग से शिक्षक सुनिश्चित करता है कि अधिगम चल रहा है। शिक्षक क्या सुनिश्चित करता है? उसको पता चल जाता है कि अधिगम अभी चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है? भाषा एवं शब्द भंडार, विषय वस्तु, शैली एवं योजना, मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है, तो वह हो जाएगा मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना। मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाने से नहीं मतलब है कि कितनी बुक अच्छी है, कितना अच्छा उसमें कवर चढ़ा दो, जबकि उसकी भाषा एवं उसमें शब्द क्या यूज किए गए हैं, उसकी विषय वस्तु कैसी है और शैली एवं योजना के प्रकार उसमें बताया गया है। तो ये क्या है, एक अच्छी पुस्तक की विशेषताएं होती हैं।
देखते अगला क्वेश्चन। एक अध्यापिका 5वीं कक्षा के अपने विद्यार्थियों को 6 वाक्यों का एक छोटा अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कहती है। फिर वह विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है। यह शिक्षण विधि का कौन सा रूप है? तो पहले शिक्षा जो उसकी अध्यापिका क्या कर रही है, एक छोटा अनुच्छेद उसको 2 बार सुनने के लिए बोलती है और फिर उसको क्या कहती है, सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है। तो यह शिक्षण विधि को कहा जाता है अनुच्छेद श्रुतलेख। इसको क्या कहते हैं? अनुच्छेद श्रुतलेख कहते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, अनुच्छेद श्रुतलेख में वाक्यों के माध्यम से विद्यार्थियों में लेखन तथा भाषा शैली का विकास होता है। विद्यार्थी का विचार क्षेत्र धीरे धीरे विकसित होता है और शब्दकोश, वाचन में गति, शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास, लिपि का ज्ञान आदि का विकास होता है। लेखन से अध्यापिका में बच्चों में व्याकरण ज्ञान लेखन से अध्यापिका बच्चों में व्याकरण ज्ञान, उच्च विचार, लेखन की योग्यता, स्वाध्याय की आदतों का बच्चों में विकास करना चाहती है। स्वाध्याय से मतलब खुद से पढ़ने के लिए क्या है, बच्चों की आदतों का विकास करना चाहती है, जो उसकी क्या है, शिक्षिका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, विदेशी भाषा के शिक्षण में अनुक्रमणता का सिद्धांत क्या सम्मिलित नहीं करता? व्याकरणीय अनुक्रम, शब्दावली अनुक्रम, अर्थ संबंधी अनुक्रम या फिर ध्वनि संबंधी अनुक्रम? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो अनुक्रमणता का सिद्धांत है वह ध्वनि संबंधी अनुक्रम शामिल नहीं करता, जबकि व्याकरणीय अनुक्रम, शब्दावली अनुक्रम और अर्थ संबंधी अनुक्रम तीनों ही शामिल किए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 18 नंबर क्वेश्चन। शिक्षक संकेतक की सहायता से 3 लाल रंग के पेन और 2 नीले रंग की पेंसिलों की ओर ध्यान आकर्षित करता या फिर करती है। एक पेंसिल की ओर संकेत करके कहता है या फिर कहती है यह पेंसिल नीली है। फिर 2 पेनों की तरफ संकेत करके कहता या फिर कहती है ये पेन लाल हैं। फिर एक अपने हाथ में लेता है या फिर लेती है और पेंसिल अपनी जेब में डालते हुए कहता या फिर कहती है मेरे हाथ में एक पेन है और अब मैं पेंसिल अपनी जेब में रख रहा हूँ या रख रही हूँ। ये पूरी प्रक्रिया शिक्षण के किस उपागम का अनुपालन करती है? तो यह जो प्रक्रिया यह अनुपालन कर रही है परिस्थिति आधारित उपागम का। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, उपयुक्त प्रश्नानुसार पूरी शिक्षण प्रक्रिया परिस्थिति आधारित उपागम है। अब यहाँ पे देखो बताया गया है, संप्रेषण उपागम में हमने जो बातें कही वह दूसरों ने सुनी और उस पर अमल किया। संप्रेषण उपागम में क्या होता है, हमने किसी को कुछ बातें कही और वह बातें उन्हीं बातों के अनुसार काम कर रहा है अपना, तो वह हो गया संप्रेषण उपागम जो है। शिक्षक द्वारा किसी क्रियाकलाप को दिखाकर शिक्षण कार्य करता है तो उसे प्रदर्शन उपागम कहते हैं। कोई शिक्षक है अपना कार्य बच्चों से क्या मतलब, जैसे कोई पढ़ा रहा है बच्चों को तो दिखा के मतलब प्रैक्टिकल रूप में दिखा कर रहा है, तो इसको कहेंगे प्रदर्शन उपागम। उसके बाद जो प्रत्यक्ष उपागम है, प्रत्यक्ष उपागम द्वारा कक्षा में विभिन्न मानवीय मूल्य स्थापित किए जा सकते हैं। विभिन्न मानवीय मूल्य जो है स्थापित किए जा सकते हैं प्रत्यक्ष उपागम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणाओं की व्यवस्था या किसी व्यवहार या तर्क की श्रृंखला के लिए नींव का काम करने वाला मूलभूत सत्य या प्रस्ताव क्या कहलाता है?
धारणाओं की व्यवस्था या किसी व्यवहार या तर्क की श्रृंखला के लिए नींव का काम करने वाला जो मूलभूत सिद्धांत होता है या फिर सत्य होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। मूलभूत जो सत्य होता है या फिर प्रस्ताव होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षण विधि हमें क्या स्पष्ट करती है? तो शिक्षण विधि हमें क्या स्पष्ट करती है? इसका आंसर हो जाएगा कैसे पढ़ाना है। कैसे पढ़ाना है।